नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो लखनऊ से खबर की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आगामी चुनाव को लेकर सपा की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने मंथन किया। आपको बता दें, सपा के सभी लोकसभा प्रभारी बैठक में मौजूद रहे थे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2024 चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर सपा का मंथन शुरू हो गया है। सपा लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अब इसी को लेकर यहां पर सपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने मंथन इस दौरान किया है। वहीं सपा के सभी लोकसभा प्रभारी बैठक में मौजूद रहे इस दौरान, और वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2024 चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक के दौरान सपा नेता काजल निषाद से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है। अब वो सुनिए। इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें, हमारे साथ बात करने के लिए काजल निषाद जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही है। लगातार हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं और जितने जुझारू कार्यकर्ता भाई बहन हैं, सभी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और लगातार लगते, ऐसा नहीं है कि चुनाव आया और तो लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं। लगातार मैं भी भ्रमण कर रही हूँ। चुनाव के बाद से आप देख रहे होंगे, अगर मेरे सोशल मीडिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो देखते होंगे हर जगह मैं मीटिंग में जा रही हूँ, किसी शादी समूह में जा रही हूँ, कोई और कार्य पड़ जा रहा है, कोई पुलिस चौकी, कोई केस हो रहा है, कोई घटनाएं हो रही है। लगातार मैं वहाँ मौजूद हूँ और सारे नेता इस तरह से मौजूद है और जनता का अपार जो है समर्थन, प्यार, आशीर्वाद लगातार मेरे साथ है और वो बना हुआ है और लगातार मिलेगा। 2024 में ये सारी चीज़ें, ये सारा रिजल्ट, ये परिणाम आपको दिखेगा। वोटर लिस्ट में नाम गायब होने को लेकर और गड़बड़ी को लेकर लगातार सपा ने आरोप लगाया है। इस बार उसके मरम्मत पर काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सपा ने आरोप लगाया है क्योंकि मैं हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या मैं जीता जागता अनुभव के साथ मैं आपको सबूत पेश करती हूँ कि मेरा जब चुनाव था तो लगातार वहाँ गड़बड़ी चल रही थी। मैं देख रही कि जिस तरह से मेरे साथ काजल निषाद के साथ पूरा का पूरा समूह चल रहा था, पूरा कुनबा मेरे साथ चल रहा था, लगातार महिलाएं मेरे साथ चल रही थी, बाबूजी और बच्चे लगातार मेरे साथ चल रहे थे, युवाओं का मुझे साथ मिल रहा था, तो इन्होंने तुरंत गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था। जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन बेलों की पर्ची अलग हो जाती थी, पीठासीन अधिकारी की लिस्ट अलग हो जाती थी, नाम गायब हो जाते थे। मृतक व्यक्तियों के नाम है, जीवित व्यक्तियों के नाम ही नहीं है। पूरा का पूरा परिवार वापस जा रहा है। एक एक बूथ से 2,500-3,000 हज़ार लोग वापस चले जा रहे हैं। तो ये मैं समझ सकती थी कि यहीं गड़बड़ी करना शुरू कर दी, लेकिन जनता नहीं रुकती है। जनता जिसको प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देना चाहती है वो देती है। जनता ने दिया मुझे, तो इन्होंने आखिरी में गड़बड़ी की कि अब कुछ उपाय नहीं बना इनसे, सारे जो शाम दाम दंड भेद लगा दिए, कुछ उपाय बना नहीं। तो जनता ने जितना प्यार सहयोग दिया, इन्होंने आखिर में क्या किया कि लाइट बंद कर दी और तुरंत मशीन में गड़बड़ी के 3-5 कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का तुरंत 1 लाख वोट से बढ़ोतरी कर दी। वह आदमी जो अभी मेयर बने हैं, वह मेरे सामने भी सर्टिफिकेट लेने नहीं आ रहे थे। वो पीछे से घूम के चोर के खान, बिल्ली खान, एकदम चुप्पे चुप्पे, जैसे बिल्ली नहीं दूध पीती है वैसे जा रहे थे। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो? अगर छाती ठोक के जनता ने आपको वोट दिया है, प्यार आशीर्वाद दिया है, समूह आपके साथ खड़ा है, आइए ना, सीधा मेरे सामने लेने आइए ना आपका सर्टिफिकेट। लेकिन वो जानते थे कि काजल निषाद का सर्टिफिकेट है, मैं कैसे लेने जाऊं, तो चोरी चोरी चुपके। जैसे आपने देखा होगा कि किन्नरों ने भी, आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने हल्ला बोला, तो रिकाउंटिंग हुआ, तो रिकाउंटिंग में देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसी तरह मैं भी रिकाउंटिंग की मांग कर रही थी, लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी। काजल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है लगातार समाजवादी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 80 क्या, ये 2-4 सीटें जीत के दिखाएं। पिछली बार भी 16 सीटें जीती थी 2019 में। क्या लग रहा है, अगर अपना टारगेट बढ़ा करना है तो क्या नए चैलेंज है, कैसे एक्सेप्ट कर? देखिए, वक्त बताएगा और जनता बताएगी। जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। जनता त्रस्त हो गई है, क्यों ना त्रस्त हो जाए? क्यों महंगाई से न त्रस्त हो, क्यों ना बेरोजगारी से त्रस्त हो जनता? इन्होंने कहा 6 दिन लाएंगे। दो दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने टिफिन मीटिंग बुलाई थी। टिफिन, अरे जनता के टिफिन में तो रोटियां ना बा, जनता के टिफिन में तो खाना ना बचता है। टिफिनिया पूरा उड़ेल के यही लोग खा जाएंगे तो जनता क्या पाएंगे बताइए? बेटियां धरने पर बैठ के रो रही है और ना दिखाई देता, हाँ, अखिया में एकदम जो बा बटाटा लग गए बा, हाँ? और बेटियां रो रही है और बलात्कारियों को बचा रहे हैं,
पूरी की पूरी जनता देख रही है, पूरा देश क्या विदेश थू कर रहा है, तो जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। काजल निषाद जी हमारे साथ थी और आपने देखा किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है कि अगर वो चुनाव हार गई तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की है, वोटर लिस्ट में कमियां रही हैं, उसको लेकर आज बैठक भी चल रही थी सपा कार्यालय में और लगातार 2024 को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सपा का हर एक नेता लगातार फील्ड में जा रहा है, ग्राउंड पर जाकर तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो इस तरीके से सपा की 24 की तैयारियां चल रही हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो इसी बीच स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। स्कंदिता, यहाँ पर बैठक समाप्त हो गई है, कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की गई, मिशन 2024 को लेकर, तो वही वोटर लिस्ट को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। और जब आपने बात की काजल निषाद से तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी की वजह से ही सपा हारी, क्योंकि यहाँ पर धांधली की जाती थी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, कभी किसी चीज की बैठक तो कभी किसी चीज की। कल ही हम आपको बता दें, सेक्टर के जितने भी प्रभारी हैं उनको बुलाया गया था और सभी सेक्टर के प्रभारियों के साथ में बैठक ली थी। अखिलेश यादव ने तमाम उनको दिशा निर्देश बताए थे कि किस तरीके से आगे काम करना है, ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो पर कैसे कमान संभालनी है, उनको तरह तरह के आदेश दिए गए थे। वही इसी क्रम में आज फिर सपा कार्यालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें लोकसभा प्रभारी जो थे उनको बुलाया गया था, उनके साथ में बैठक की, चर्चा की कि क्या कुछ गड़बड़ियां रही थी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लोगों का मानना है कि एक एक बूथ, एक एक जो गांव है वहां से उन्होंने 20-20 वोट काटे हैं, तो ओवरऑल एक एक जिले से 50-50 हजार वोट जो है वो कट गया है। वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, एक एक परिवार से 5-5 लोगों का नाम नहीं था, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है। और उसी क्रम में अब वो एक नई चाल चल रहे हैं, नई रणनीति बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं जो उनके जो तरीके हैं उनकी काट खोजने में लगे हुए हैं और उनकी काट के क्रम में ही अब वो वोटर लिस्ट को लेकर में चर्चाएं कर रहे हैं और लगातार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। जो लोगों का नाम नहीं शामिल नहीं है वोटर लिस्ट में, उनका नाम शामिल करवाने के लिए तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं लोकसभा प्रभारियों को। सभी जिले के जितने भी लोकसभा प्रभारी थे उन सभी को बुलाया गया था, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, किस तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों के नाम शामिल करवाने हैं और किस तरीके से पार्टी को लगातार बूथ लेवल मजबूत करना है। इस बार समाजवादी पार्टी खास फोकस करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से वो लगातार प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जाके जनसंवाद कर रहे हैं, लोक जागरण यात्रा का वो रथ जो है समाजवादी पार्टी का वो लगातार भ्रमण कर रहा है, अलग अलग जिलों में जा रहा है, पहले लखीमपुर खीरी, फिर नैमिषारण्य की धरती पर और उसके बाद अभी भी वो रथ जो है लगातार चल ही रहा है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चलता है कि इस बार अखिलेश यादव और साथ में अखिलेश यादव के साथ में उनके चाचा शिवपाल यादव साथ मिलकर सभी पार्टी के जो मजबूत कड़ियां हैं उन सबको एक साथ जोड़कर अखिलेश यादव पूरी दम लगा और लेना आगे की चाहते हैं। तरफ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं और सपा कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि बैठकों का दौर भी इस दौरान शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपको बता दें कि पत्र लिखा है। राष्ट्रीय महासचिव हाफिज नूर अहमद अजहरी समेत कई जिम्मेदारों ने इसको लेकर पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को यहाँ पत्र लिखा गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड से पलायन कर रहे मुसलमानों की सूरत हाल से यहाँ अवगत कराया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उत्तराखंड से जिस तरीके से मुसलमानों का पलायन हो रहा है इसको लेकर गंभीरता यहां व्यक्त की गई है, चिंता व्यक्त की गई है और सूरत हाल से अवगत यहां कराया है। तो उत्तराखंड से पलायन कर रहे मुसलमानों की सूरत हाल से यहां अवगत कराया गया इस पत्र के जरिए। पोस्टर लगा दिया मुस्लिम दुकानों पर, मकानों पर कि मुसलमान 15 जून से पहले अपना मकान दुकान खाली कर लें। तो वहाँ पर मुसलमानों में दहशत कायम है और मुसलमान पलायन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा को पत्र लिख करके गंभीर सूरत हाल को अवगत कराया है और उनसे खदशा जाहिर किया है कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए और मुसलमान जो पलायन कर रहे हैं खौफ और दहशत से, डर से, उस खौफ और दहशत के माहौल को ख़त्म किया जाए। एक पोस्टर लगा दिया मुस्लिम दुकान।
तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमने आपको बाइट भी सुनाई किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पत्र लिखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से मुसलमानों का पलायन हो रहा है, इसको लेकर चिंता व्यक्त यहाँ पर की गई है। इस पत्र के जरिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को भी ये पत्र लिखा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने ये पत्र लिखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव हाफिज नूर अहमद अजहरी समेत कई ऐसे जिम्मेदार हैं जिन्होंने पत्र लिखा। अयाज खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है इस पत्र को लेकर, और इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से मुसलमानों का अयाज पलायन हो रहा है और उसको देखते हुए यहाँ पर ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया। जी, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरैला गांव का मामला है। ये बरेली से शाहबुद्दीन मौलाना और कई मौलानाओं ने मिलकर आरोप लगाया है कि उत्तरकाशी के पुरैला गांव से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। उनसे अल्टीमेटम दिया गया है कि 27 तारीख तक या जो भी और आगे कुछ डेटें ऐसी दी हैं कि इस तारीख तक आपको यहाँ से जाना होगा। दुकान मकान पे उनके बैलेट पेपर लगा दिए हैं, ये इन मौलानाओं का कहना है। उन्होंने कहा है मुस्लिम वहाँ पे दहशत में है, उनकी सुरक्षा की जाए। जिस तरीके से बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, उसको आकर के उस पर काम करे और लोगों की वहाँ हिफाजत की जाए। जिस तरीके से उत्तराखंड में एक घटना हुई थी, उस घटना को लेकर के मुसलमानों को केवल टारगेट किया जा रहा है, जबकि उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि उसमें दोनों धर्म के लोग थे, 2 लड़के थे, अलग अलग थे, जो लड़की से एक विवाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के माहौल गर्मा गया है। यहाँ के मौलाना और जो उत्तराखंड के मौलाना हैं बरेली के मिलकर मीटिंगें कर रहे हैं। अब इसको लेकर के ये आगे किस तरीके से स्टेप लेते हैं या क्या करते हैं। फिलहाल पीएम मोदी को इन्होंने एक पत्र लिखा है, उसमें ये कहा है कि सुरक्षा की मांग की है, कहा है उनकी सुरक्षा की जाए और वहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी वायदे करती है उन वायदों पे खरा उतरे। अब ये देखना होगा उधर से क्या जवाब आता है, किस तरीके की आगे की कार्रवाई होती है, या जो पलायन की बात कही है कितनी सच है या कितनी झूठ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने मुस्लिमों को वहाँ पे प्रताड़ित किया है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, उन पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद ये हम आगे को अगर ऐसा नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर के मीटिंगें, ये मौलाना जितने हैं ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा आगे किस तरीके का स्टेप होता है, क्या कार्रवाई होता है। लेकिन अयाज, आखिरकार वजह क्या बताई जा रही है? जो मुसलमानों का इस तरीके से पलायन हो रहा है, क्या इसको लेकर जिक्र किया गया है इस पत्र में? पत्र में जब हमारी बात हुई थी, इन्होंने ये कहा है कि 2 लड़के थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। एक हिंदू लड़की से वो बाजार में घूमने गए थे, जिसको कुछ लोगों ने वहाँ पे उसे पकड़ लिया था और फिर उससे ये कहा था कि मुस्लिम लड़का उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए या प्यार मोहब्बत में फंसाने के लिए। चलिए, हालांकि अयाज अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पत्र पर क्या कुछ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार अवैध मदरसों पर सख्ती की कार्रवाई में है। आपको बता दें कि ऐसे मदरसे जिनकी ना तो फंडिंग का कोई ठिकाना है और ना ही कहीं से आय का कोई साधन है, फिर भी बिल्डिंगें चमचमा रही हैं। आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अब जांच एजेंसियों की बड़ी टीम पड़ताल करने वाली है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ चंदे के दम पर हजारों की संख्या में मदरसे आबाद हो सकते हैं, और क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि सबसे ज्यादा अवैध मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर एरिया के नो मैंस लैंड में खुल चुके हैं? अब ये रिपोर्ट देखिए। अवैध मदरसों पर सरकार की नजर। अब देना होगा चंदे का हिसाब। देश विरोधी गतिविधियों पर लगेगा फुल स्टॉप। जी हां, योगी सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण का बीड़ा उठाया तो सरकार के सामने ऐसे कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए जिसने सरकारी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए जब सर्वे शुरू हुआ तो हजारों की संख्या में ऐसे मदरसे सामने आए जिनकी ना तो फंडिंग का कोई हिसाब था, ना ही आय के दूसरे साधनों का। पिछले साल मदरसों के सर्वे में आए आंकड़े सबको हैरान करने वाले रहे।
जांच में पाया गया। प्रदेश में सिर्फ भारत नेपाल सीमा पर 8,441 मदरसे अवैध रूप से संचालित हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिद्धार्थनगर में 500 से ज्यादा मदरसे पाए गए। बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती मिलाकर कुल 400 से ज्यादा मदरसे मिले, जबकि लखीमपुर खीरी में 200 और महाराजगंज में ऐसे 60 मदरसे पाए गए। ये उन मदरसों की संख्या है जो वर्तमान में ज्यादातर भारत नेपाल बॉर्डर पर है। इनमें भी काफी संख्या में नो मेन्स लैंड में है। अब पहले आपको बताते हैं कि नो मेन्स लैंड होता क्या है। दो देशों के बीच सीमा निर्धारण में जो चेक पोस्ट बनते हैं वो वास्तविक सीमा से कुछ पहले बनाए जाते हैं। भारत नेपाल सीमा पर भी दोनों देशों के चेक पोस्ट वास्तविक सीमा से कुछ पहले बनाए गए हैं। बीच का इलाका जो छूट जाता है उसे ही नो मेन्स लैंड कहते हैं। यहाँ किसी को बसने की इजाजत नहीं होती। ये तो हुई किताबी बात। हकीकत ये है कि यही नो मेन्स लैंड गैर कानूनी गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया है। अकेले श्रावस्ती जिले की बात करें तो यहाँ के कक्करदरी, रोशनगढ़, असनहरिया और कुंडवा जैसे कई गांव में नो मेन्स लैंड पर बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। बस्तियां आबाद होने के साथ साथ दोनों देशों के शिलापट भी गायब होते जा रहे हैं। 9 देशों को अलग करने वाले शिलापट भी गायब होते जा रहे हैं। 2020 तक जहां सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां पक्के मकान बन गए हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ रहने वालों के पास नेपाली नागरिकता के अलावा भारत का आधार कार्ड भी है। समझना मुश्किल नहीं है कि कितनी सुनियोजित रणनीति के तहत यहाँ लोगों को बसाया गया है। इन इलाकों में चलने वाले मदरसों के पास कोई मान्यता नहीं है। मदरसों को चलाने वाले दावा करते हैं कि चंदे और ज़कात की रकम से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। पिछले साल हुई जांच के दौरान 1000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले थे, लेकिन फंडिंग को लेकर दस्तावेज किसी के पास नहीं थे। ज्यादातर फंडिंग दुबई और खाड़ी देशों से हुई थी। साफ है, मदरसों के नाम पर सिर्फ पढ़ाई हो रही है ये मुमकिन नहीं, क्योंकि नो मेन्स लैंड में मदरसे खुले, वो भी हजारों की संख्या में खुले। उन्हें खाड़ी देशों से फंडिंग हो, इतना इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकता। जाहिर है योगी सरकार की नजरें टेढ़ी हैं और जांच में अगर इन मदरसों का कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो धर्मांतरण है अब वो किया जा रहा है, अब व्यवस्था। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो मदरसे हैं अब इनको लेकर सर्वे किया जाएगा। मदरसों पर योग को लेकर सपा सांसद के बिगड़े बोल। आपको बता दें कि मदरसों पर योग को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। सरकार की मंशा ये है कि मदरसे ना चले। ये शफीकुर रहमान बर्क, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस की सिफारिश उन्होंने की है। साथ ही साथ 2024 के चुनाव के मद्देनजर नफरत फैला रही है बीजेपी, यह आरोप यहां लगाया गया है। साथ ही साथ सरकार की कोशिश है मुस्लिम बच्चे तालीम से दूर रहे। ये बर्क का बयान, एक बार फिर से बर्क के बिगड़े बोल। मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए बनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस बनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? योग अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी चीज़ तो है। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता है। क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे, तो पहले न था। लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया।
ये मदरसों में हैरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें, तो ये इनका एक ही मंशा है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने पलटवार किया है। न्यूज़ 1 इंडिया से सत्यदेव पचौरी से खास बातचीत की है, अब सुनिए। को न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से सांसद है शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने एक बयान दिया है और बयान वो काफ़ी चर्चाओं में है, कई लोग इसे विवादित कह रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कानपुर से सत्यदेव पचौरी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं और शफीकुर रहमान ने जो कहा है उस पर राय ले लेते हैं। शफीकुर रहमान बर्क अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी सीए एनआरसी को लेकर, अब योग को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। कह रहे हैं कि मदरसों में, दरगाहों में योग कराने की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो तालीम दी जाती है। देखिए, मदरसे हों, चाहे स्कूल हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम के हों, सब में योग की ज़रूरत है। पहले भी आपने देखा होगा कि पीटी होती थी। योग का ही रूप है। हमेशा एक पीरियड पीटी का होता था, हमेशा एक पीरियड खेल का होता था। तो क्यों बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और स्फूर्ति बनी रहे। हमें लगता है कि उनका सिर जरा फिर गया है, घूम गया है, वो योग का महत्व नहीं समझते, वो बच्चों को शिक्षा ठीक से देना नहीं चाहते, स्वस्थ देखना नहीं चाहते, वो संक्षिप्त विचारों के दायरे में बंधे हुए हैं, वो मुस्लिम सोच से बाहर नहीं आ पा रहे। कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का हरेसमेंट होगा। इस तरीके के अगर कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे तो मदरसों में और दरगाहों में, सरकार कहीं ना कहीं इस फैसले को जिस तरीके से सरकार ने लागू कराया। अरे तो बर्क साहब को पहले जाइए, सुबह सुबह देखिए कि जो मुस्लिम युवक युवतियाँ, चाहे वो पार्क हो चाहे सार्वजनिक स्थान में, रोज अपने आप योग करते हैं, तो उनको रोक लें पहले। वो स्वास्थ्य के लिए करते हैं और योग में कोई धार्मिक वो तो है नहीं। ये तो चरक ऋषि ने योग के लिए कहा था और योग ये रामदेव जी ने कहा, और आज मोदी जी की प्रेरणा से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन ये लोग तो संकुचित हैं, ये अपने धर्म से, मजहब से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। ये तो सब साजिश के शिकार है। तो ये थे हमारे साथ कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि योग करने से कहीं ना कहीं दिमाग भी स्वस्थ रहता है और निश्चित रूप से स्वस्थ रहना सबका अधिकार भी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं नोएडा से खबर है, जहां योगेश डाबरा की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आज होगी अटैच। आपको बता दें, रणदीप भाटी के शार्प शूटर योगेश डाबरा पर एक्शन यहां पर, और योगेश डाबरा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई यहां पर की जा रही है। योगेश पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें, इंटरस्टेट गैंग IS 998 का सरगना है रणदीप भाटी। इस गैंग के लोग नई दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा में मौजूद। फिलहाल जेल में बंद है रणदीप भाटी का शार्प शूटर योगेश डाबरा। अब यहां पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल जो योगेश डाबरा है वो जेल में बंद है, और यहाँ योगेश डाबरा के करीब प्रॉपर्टीज जो हैं वो 1.5 करोड़ की है, जिसको अब अटैच किया जाएगा। रणदीप भाटी के शार्प शूटर योगेश डाबरा, जिस पर एक्शन की तैयारी में पुलिस है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़कर जानकारियों से लेते हैं। अब ये किस तरीके की कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ योगेश डाबरा जो कि खुद ही जेल में बंद है, अब प्रॉपर्टी है कई करोड़ की जिसको अटैच किया जाएगा। देखिए, योगेश डाबरा है जो रणदीप भाटी का शूटर है, और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, गैंगस्टर है, और कहीं ना कहीं हत्या लूटपाट के मुकदमे हैं। और इसको लेकर अब 1.5 करोड़ रुपए की इसकी जो संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। और इसके साथ जो इसका गैंग था ये फिलहाल काफी सारी जेलों में रह चुका है, और फिलहाल ये जेल के अंदर है, और कहीं ना कहीं अब इसकी जो संपत्ति है 1.5 करोड़ की, उसको जब्त किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।